हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें कि आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आज की सारी करंट अफेयर्स न्यूज़ का रैपिड राउंडअप, जिसमें कि द हिंदू और दूसरे सोर्सेज से भी मैं सिर्फ उन्हीं न्यूज़ को लेके आया हूं जिनसे कि यूपीएससी प्रीलिम्स और दूसरे एग्जाम्स में एमसीक्यू बन सकते हैं, ताकि आपका बिना मतलब की न्यूज़ पढ़ के ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, लंबी लंबी कहानियाँ आपको न पढ़नी पड़ें, और सिर्फ पिन पॉइंट करके हम न्यूज़ के भी उसी एस्पेक्ट पे फोकस करें जिनसे कि एमसीक्यू श्योर शॉट बनने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्मेट के लिए ये पूरा का पूरा रैपिड राउंडअप वीडियो आज आपके लिए एकदम सरल और सिंपल फॉर्मेट में है। वीडियो का टाइटल ही सरल और सिंपल है, क्योंकि हमारी पूरी अप्रोच आपको हर इशू बेसिक से समझाने की रहती है कि हर इशू आपको एकदम सरल और सिंपल वे में समझ में आ जाए। तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सरल और सिंपल द हिंदू प्लस एनालिसिस। पहली न्यूज़ है अबाउट एजुकेशन फॉर ट्राइबल्स। बताया ये जा रहा है कि उड़ीसा ने प्लान किया है, इट हैज़ प्लान्ड मेगा एजुकेशनल कॉम्प्लेक्सेस फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ ये है कि उड़ीसा गवर्नमेंट इज़ कमिंग अप विथ 3 मेगा एजुकेशनल कॉम्प्लेक्सेस एक्सक्लूसिवली फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, वे बोथ एकेडमिक एंड स्पोर्ट्स स्किल्स विल बी हार्नेस्ड। कुछ दिनों पहले से ही उड़ीसा गवर्नमेंट ट्राइबल जो लोग हैं उनको स्पोर्ट्स में प्रमोट करने की बहुत प्रयास कर रही है। ऐसा देखा गया है कि जो ट्राइबल लोग हैं किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में या फिजिकल फिटनेस इस तरह की चीज़ों में एक नेचुरल जेनेटिक उनका एप्टीट्यूड रहता है, जिसको हार्नेस किया जा सकता है देश को स्पोर्ट्स में आगे ले जाने के लिए, और ट्राइबल सोसाइटीज़ ट्राइबल कम्युनिटीज़ को भी फाइनेंशियली और गरीबी से ऊपर लाने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हमारे देश में हैं वो अधिकतर गरीबी रेखा के नीचे अपनी ज़िंदगी बिताती हैं। तो इसके लिए उड़ीसा गवर्नमेंट बहुत समय से प्रयासरत है। अब देखिए, बहुत ही इतना बड़ा एक मेजर इनिशिएटिव, एक कॉन्क्रीट इनिशिएटिव वो लेकर आए हैं। तो क्योंझर, सुंदरगढ़ और मयूरभंज, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यूपीएससी प्री में न भी आए, किसी दूसरे एग्जाम में ज़रूर इन डिस्ट्रिक्ट्स के नाम पूछे जा सकते हैं। तो ये नाम आप याद कर लीजिए, क्योंझर, सुंदरगढ़ और मयूरभंज, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यहाँ पर आप समझिए कि बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस गवर्नमेंट ने लैंड अलॉट कर दिया है। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़, स्कूल, कॉलेजेस बनेंगे, जिसमें कि उनको एजुकेशन भी मिलेगी और उनको स्पोर्ट्स के लिए भी ट्रेनिंग दी जाएगी। ये बता रहे हैं कि ईच कॉम्प्लेक्स विल हाउस 3000 ट्राइबल स्टूडेंट्स, विच इज़ बीइंग डब्ड एज अ यूनिक इनिशिएटिव इन गवर्नमेंट सेक्टर इन द कंट्री। इस देश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इतने बड़े स्केल पर 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में इतने बड़े कॉम्प्लेक्सेस डेडिकेट किए जाएं, जहां पर कि ट्राइबल स्टूडेंट्स को क्लास 1 से क्लास 12 और उसके आगे भी प्लस स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाए। तो ये आप देख सकते हैं न्यूज़ के अलग अलग एस्पेक्ट्स जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिए हुए हैं। तो एक जगह बता रहे हैं कि द स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ टू इम्प्रूव एजुकेशनल एंड स्पोर्टिंग स्किल्स ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 to 12। ये स्टैंडर्ड 1 to 12 इसमें रहेगा। मोर ओवर स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स विल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो न सिर्फ उनको स्कूल की पढ़ाई कराई जाएगी क्लास 1 से क्लास 12 तक, बल्कि स्किल डेवलपमेंट मतलब क्या, आप समझ सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग। ऐसी कोई ट्रेनिंग जिससे कि वो कोई काम कर सकें, पैसे कमा सकें, वो उसकी भी उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये इसके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? उड़ीसा मिनरल बियरिंग एरियाज़ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ऐसा एक स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया कॉरपोरेशन है उड़ीसा में। उड़ीसा मिनरल बियरिंग एरिया डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिन एरियाज़ में मिनरल पाए जाते हैं उन एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए ये कॉरपोरेशन है। तो कोई बोल सकता है कि अभी तो ट्राइबल्स की बात हो रही थी, अचानक मिनरल्स की बात कहाँ से आ गई? तो जो भी थोड़ी हमारे देश की जानकारी रखते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहीं पर मिनरल पाए जाते हैं। जंगल, पहाड़ी वगैरह पे मिनरल्स निकलते हैं, ट्राइबल्स भी वहीं पे रहते हैं, इसलिए मिनरल्स के उत्खनन में अक्सर ट्राइबल्स को वहाँ से डिस्प्लेस करने का, उनकी ज़मीन लेने का और इस तरह के अलग अलग तरह के कंट्रोवर्सीज़ पैदा होते हैं। और एक बात, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया गया है मनमोहन सिंह गवर्नमेंट द्वारा। इसके बारे में भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पकड़ लेनी चाहिए। किसी भी एमसीक्यू में बहुत आसानी से पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। जिन भी डिस्ट्रिक्ट से मिनरल निकाले जाते हैं, ऐसा यूपीए 2 गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि उस डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए वो जो भी कंपनी वहाँ से मिनरल्स निकाल रही है वो प्रति टन कुछ रॉयल्टी देगी वहाँ पर, क्योंकि देखा गया कि इन एरियाज़ में इतने मिनरल्स हैं, वहाँ से मिनरल्स निकाल के बेच के बहुत हमारा देश, कंपनियाँ पैसे कमा रही हैं, पर वो इलाके, वहाँ के लोग गरीब के गरीब रह जा रहे हैं। ये बात तो गलत है। तो उनको एक रॉयल्टी दे के डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बनाया गया था कलेक्टर के अंडर में, जिसको कि कलेक्टर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करे। उड़ीसा के लिए ये देख के एक यूनिक सिचुएशन
समझ में आ रही है कि उड़ीसा में देयर इज़ अ मिनरल बेयरिंग एरिया डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इटसेल्फ। हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में पैसा होने के बजाय या शायद उसके साथ साथ पूरे स्टेट वाइड एक बाकायदा कॉरपोरेशन बना दिया है जो कि इन एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। और आज देखिए उसी पैसे का इस्तेमाल करके एक इतना बड़ा इनिशिएटिव किया जा रहा है। उड़ीसा ट्राइबल लोगों के लिए इतना बड़ा इनिशिएटिव क्यों ले रहा है, इसके बारे में कुछ डेटा भी यहाँ नीचे दिया गया है कि 2011 के सेंसस के हिसाब से 9.1% ऑफ द कंट्रीज ट्राइबल पॉपुलेशन इज़ इन उड़ीसा। तो लगभग 10% या 9% कहिए देश के ट्राइबल्स उड़ीसा में रहते हैं। और उड़ीसा के टोटल पॉपुलेशन का 23% हिस्सा ट्राइबल है। तो दिस इज़ अ मोर रेलिवेंट स्टैटिस्टिक कि उड़ीसा में अगर 100 लोग रहते हैं तो उसमें से 23 लोग ट्राइबल हैं। तो जाहिर बात है कि स्टेट का जो रेवेन्यू है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उड़ीसा के ट्राइबल्स के डेवलपमेंट पे खर्च होना चाहिए, जिसको कि फाइनली वहाँ की गवर्नमेंट रिकग्नाइज़ कर रही है। ये भी बता रहे हैं कि वहाँ 62 ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। वहाँ पे जो ट्राइबल डाइवर्सिटी है, जितनी अलग अलग तरीके की ट्राइब्स वहाँ पाई जाती हैं, वो देश में सबसे ज़्यादा है। उसमें बता रहे हैं भारत के टोटल 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं, PVTG। अगर आप मेरी वीडियोस को रोज़ फॉलो कर रहे हैं तो 2-3 दिन पहले ही मैंने अपनी वीडियो में पूरी डेफिनेशन बताई है कि ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहाँ से ये इनका ओरिजिन हुआ। देबर कमीशन 1961 में बनाया गया इनके लिए, कैसे इसमें क्या क्या क्राइटेरिया सेट किया गया जिसके लिए कि किसी ट्राइबल ग्रुप को पर्टिकुलरली वल्नरेबल का टैग मिलता है। एनीवेज, तो आप जाके एक बार रिफ़्रेश कर सकते हैं। अब देखिए सेकेंड टाइम न्यूज़ में आ गया इन जस्ट अ वीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक MCQ वर्दी पॉइंट हो जाता है। ज़रूर MCQ बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो 75 देश में 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उसमें से 13 अकेले उड़ीसा में रहती हैं। तो उड़ीसा इनके अपकीप के लिए, वेलफेयर के लिए काफ़ी चिंतित है, काफ़ी कंसर्न्ड है। सांथाल और भूयान, ये ऐसी 2 डोमिनेंट ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कि क्योंझर, मयूरभंज और सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स में रहती है, जहाँ पर कि ये पूरे कॉम्प्लेक्सेस बनाए जा रहे हैं। और ऑल्सो ये बताया जा रहा है कि क्योंझर इज़ एन आयरन माइनिंग हब, जहाँ पे कि और भी ट्राइब्स लाइक सौती, हो, जुआंग, खारवार, महाली, ओरांव, कोल्हा और कोरा, ये सब जो जातियां हैं जो भी स्टेट PSC दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ की स्टेट PSC, उड़ीसा की स्टेट PSC, झारखंड की स्टेट PSC, वो तो ज़रूर इन सारी ट्राइब्स के नाम, इस ट्राइब्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो सब उनके फिंगर टिप्स पे होंगे ही पहले से। कई लोग जो UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इनमें से मैक्सिमम ट्राइब्स के नाम पहली बार सुन रहे होंगे। तो एनीवेज, इन डिस्ट्रिक्ट में, क्योंझर डिस्ट्रिक्ट में इन सारी ट्राइब्स के लोग रहते हैं। क्योंझर डिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ कंटेन्स मोर देन 70% ऑफ द आयरन ओर रिजर्व्स ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा के सारे आयरन ओर रिजर्व्स का 70% अकेले क्योंझर डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद झारसुगुड़ा, कोरापुट और मयूरभंज, इनमें बहुत सारे माइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं क्योंझर के बाद। तो ये न्यूज़ थी अबाउट एजुकेशन फॉर ट्राइबल्स। ये आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, इसलिए मैंने इसे सबसे पहले रखा है। ज़रूर इन सारी पॉइंट्स का आप नोट बना लीजिए और जिन स्टैटिक्स से रिलेटेड पोर्शंस का मैंने जिक्र किया उनको तुरंत ब्रशअप कर लीजिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, ये छोटा सा पॉइंट है, ऑपरेशन समुद्र सेतु नेवी चला रही है, जिसके तहत ईरान से हमारे सिटीजन्स को इवैक्यूएट करके लेके आ रही है। इसमें देखिए अलग अलग और क्या बातें दी हुई हैं। ये मैं PIB से आपके लिए लेके आया हूँ। PIB एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है गाइस फॉर UPSC एस्पिरेंट्स। जितने भी मैक्सिमम सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो तो खैर फॉलो कर ही रहे होंगे, पर जो नहीं कर रहे हैं वो मैं बता दूँ कि उन्हें रोज़ जाके PIB एक बार चेकआउट करना चाहिए और जो भी न्यूज़ उन्हें लगती है MCQ वर्दी है उसको नोट डाउन करना चाहिए। खैर आप नहीं करेंगे तो आपके लिए मैं कर दूँगा, मैं वीडियोज़ तो बना ही रहा हूँ। एनीवेज, उसमें दूसरी बात उन्होंने बताई है कि द इंडियन नेवल शिप्स जलाश्व और मगर, इन्होंने ऑलरेडी देखिए मालदीव्स और श्रीलंका से करीब 2900 लोगों को इवैक्यूएट कर लिया है टू द पोर्ट्स ऑफ कोची एंड टूटीकोरिन। टूटीकोरिन नाम बार बार न्यूज़ में आ रहा है। टूटीकोरिन का विकिपीडिया पेज जाके पढ़ लीजिए, वहाँ पर कौन सी नदी बहती है, उसके पास में कौन सा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रिज़र्व है, वहाँ कोई रामसर साइट तो नहीं है, क्योंकि टूटीकोरिन या उसके रिलेटेड कोई एथनिक स्ट्राइफ या इस तरह की कोई हिस्ट्री तो वहाँ की नहीं है, क्योंकि बहुत न्यूज़ में आ रहा है टूटीकोरिन। एनीवेज, तो ये जो लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं, तो 2-3 दिन पहले मैंने जलाश्व के ऊपर भी अपनी वीडियो में बात की थी। तो जलाश्व और मगर इंडियन नेवी की वो शिप्स थी। अब अगले फेज़ में समुद्र सेतु, इनमें इंडिया का नेवल शिप है शार्दुल। शार्दुल इसका मतलब शायद टॉर्टोइज होता है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। इट विल इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन्स ऑन 8 जून, यानी कि आज उन्होंने इवैक्यूएट कर दिया होगा
ईरान के पोर्ट बंदर अब्बास से। बंदर का मतलब बंदरगाह यानी पोर्ट होता है गाइस। देखिए बंदर अब्बास एक बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोर्ट है मैप में, इसलिए उन्होंने अलग से इसका मैप बना के दिखाया है हम कहाँ से, मतलब हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, उस कौन सी एकदम स्ट्रेटेजिक जगह से लेकर बंदर अब्बास से लेकर के इंडियन नेवी हमारे लोगों को रेस्क्यू करके लेके आ रही है। डिस्टेंस 1650 किलोमीटर है पोरबंदर टू बंदर अब्बास। ठीक है, तो ये नाम आप याद कर लीजिए। ये थी अबाउट दिस न्यूज़ अबाउट समुद्र सेतु। अगली न्यूज़ है अबाउट मिशन सागर। मिशन सागर एक इम्पॉर्टेंट टर्म हो जाता है, क्योंकि अगर आपको पूछा जाएगा कि इंडियन नेवी का मिशन सागर क्या है, तो जिसको पता नहीं है वो एक इंटेलिजेंट गेस मारेगा कि इंडियन नेवी ने अलग अलग जगहों से इंडियंस को रेस्क्यू किया है बिकॉज ऑफ द कोरोना पैंडमिक। ज़रूर ऐसा ही कुछ होगा, पर ऐसा नहीं है। मिशन सागर इज़ अबाउट प्रोवाइडिंग हेल्प। दूसरे देशों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प जो भेज रही है फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ को, वो है, उसका नाम है मिशन सागर। तो उसके तहत INS केसरी जो है वो कोविड-19 से रिलेटेड बहुत सारी एसेंशियल मेडिसिन लेके जा रही है फॉर द पीपल ऑफ सेशल्स। अब कोविड-19 की तो कोई दवाई है ही नहीं, तो ये मेडिसिन क्या लेके जा रही है पता नहीं, शायद हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेके जा रही हो या और भी बहुत सारा सामान। बिकॉज ऑफ द पैंडमिक दुनिया भर में इंटरनेशनली ट्रैवलिंग बंद है, सामानों की शिपमेंट बंद है, तो नॉर्मल बीमारियों की जो दवाइयाँ हैं वो भी मिलनी मुश्किल हो गई हैं। सेशल्स एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, वहाँ जो कुछ भी आता है दूसरे देशों से ही आता है, आइलैंड में क्या ही उपलब्ध हो जाएगा। तो उसके लिए शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी हेल्प कर रही है, उसका नाम है मिशन सागर। इस न्यूज़ में इससे अलग और कोई MCQ वर्दी पॉइंट नहीं है। आपको इंटरेस्ट है तो आप पूरा ये पढ़ सकते हैं। वैसे भी ये PIB से ली गई न्यूज़ है, आप चाहे तो एक बार PIB की साइट भी चेक कर सकते हैं। वैसे आप न भी करें तो देयर आर नो इश्यूज़, मैं रोज़ चेक करके आपके लिए न्यूज़ जहाँ लेकर के आ जाऊँगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, ये एक रिपोर्ट आई है स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट रिपोर्ट। द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ये हर साल स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट रिपोर्ट निकालती है। ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछ सकता है कि ये रिपोर्ट कौन निकालती है। कोई भी सोचेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इसको निकालती हो शायद, पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ये एक NGO है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और वेल नोन NGO है, ये इसको निकालती है। तो इसमें इन्होंने क्या बताया है कि इस साल 19 major events have claimed 1357 lives and more than 50 lakh internal displacements have occurred in India in 2019। इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो डिज़ास्टर्स होते हैं हम उनको उतनी गंभीरता से भी नहीं लेते। हम सोचते हैं भाई अब इस पर कोई किसी का क्या ही कंट्रोल है, कहीं कोई अगर सुनामी आ जाए, कहीं अर्थक्वेक आ जाए, कहीं लैंडस्लाइड हो जाए, तो अब इंसान इसमें भला क्या कर सकता है। पर उसकी विभीषिका को आप देखिए, इस साल 50 लाख लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। जहां वो रहते थे उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ के उन्हें कहीं और चले जाना पड़ा है, देश के अंदर ही रेफ्यूजी बन के, देश के अंदर माइग्रेंट बन के, बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट रिलेटेड डिज़ास्टर। इससे पता चलता है। तो ये मेंस पे किसी आंसर को लिखने के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका एक नोट बना के रख सकते हैं, जिसे UPSC की भाषा में फॉडर कहते हैं। तो फॉडर है बहुत इंपॉर्टेंट लिखने के लिए। तो 1 on 5 इंटरनल डिस्प्लेसमेंट्स कॉज्ड बाय डिजास्टर्स इन द वर्ल्ड वर इन इंडिया। ठीक है, दुनिया भर में इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, देश के अंदर ही डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू एनवायरनमेंट डिजास्टर्स जो हुए, उसमें के 20% इंडियन थे। तो जो फ्लड हुए थे साउथ वेस्ट मानसून की वजह से, तो उसमें 26 लाख डिस्प्लेसमेंट्स हुए। साइक्लोन फ़ानी आया था। देखिए फ़ानी और ये वायु और बुलबुल और आम्फान और निसर्ग, बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स के नाम आ गए हैं इस साल एग्ज़ाम में आने के लिए। कोई भी आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि इस एरिया में कौन सा आया था, अरब सागर में इनमें से कौन कौन आए थे, बे ऑफ बंगाल में इनमें से कौन कौन आए थे। तो आपको सबके नाम गाइज और कोई ऑप्शन नहीं है, लिख के याद कर लेने पड़ेंगे कौन से महीने में कौन सी जगह पे कौन सा साइक्लोन आया था। ठीक है, उसकी वजह से 18 लाख डिस्प्लेसमेंट हुए। ड्रॉट, देश में अग्रेरियन क्राइसिस चल रहा है, आपको पता होना चाहिए। तो ड्रॉट कंडीशंस की वजह से 63,000 डिस्प्लेसमेंट्स हुए थे। और इस तरह की ये सब बातें हैं उन्होंने मेंशन कर दी हैं। तो और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। गाइस SDG फिर न्यूज़ में बार बार आ रहा है। किसी भी सीरियस UPSC एस्पिरेंट को कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं पूरे उसके फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। पूरी लिस्ट आप बनाकर याद कर लीजिए। कोई अगर चाहे तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट भी कर सकता है, बाकी लोगों का भी एक बार रिविजन हो जाएगा। ये तो मैं ही आने वाली किसी वीडियो में एक बार लिस्ट बना के दे दूंगा, बट आप अगर खुद से जाके एक बार चेक कर लेंगे तो वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में एज्ड हो जाएगा। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। देयर इज़ एन इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना। ये एक छोटी सी बात है, इसमें कौन कौन से देश शामिल है। UPSC में आने की कोई चांस नहीं, देयर इज़ 0 चांस, लेकिन किसी दूसरे एग्जाम में ज़रूर पूछ दे सकता है तंग करने के लिए। तो ये एक अलायंस है जिसमें जापान, UK, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फिर लिथुएनिया, नॉर्वे, नीदरलैंड्स और USA है। ठीक है,
तो इन्होंने एक अलायंस बनाया है कि ये चाइना बड़ा तंग कर रहा है, चाइना को कैसे हम लोग काउंटर करें, चाइना को घेरने के लिए एक गैंग बनाया जा रहा है, तो उसका नाम है इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना। ये एक छोटी सी न्यूज़ है, किसी एमसीक्यू में आ सकती है। अगली न्यूज़ है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। बहुत कम लोग या कई लोग शायद जानते भी हों, रिचर्ड डॉकिंस बहुत फेमस हैं। उनकी बहुत फेमस बुक है द गॉड पैराडॉक्स। इंटरनेशनली रिचर्ड डॉकिंस जो हैं वो एक एथीस्ट के तौर पे जाने जाते हैं। उन्होंने दुनिया भर में एथीस्ट होने को कूल बना दिया है। उन्होंने बताया है कि जो नास्तिक हैं, भगवान को एक्टिवली नहीं मानते हैं, तो उनके पीछे क्या थ्योरी है वगैरह वगैरह, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं। तो देखिए उनके सम्मान में एक अवार्ड भी दिया जा रहा है दुनिया भर में एथीस्ट लोगों को, कि जो एथीस्ट फिलॉसफी को आगे बढ़ाते हैं, बढ़ावा देते हैं, उनको वो एथिज़म का अवार्ड देते हैं। इस साल ये जावेद अख्तर साहब को मिला है, हमारे देश के लिरिसिस्ट हैं जावेद अख्तर, तो उनको ये दिया गया है। ये बहुत कम चांस है इसका किसी भी एग्ज़ाम में आने का, पर आ भी सकता है। एक अवार्ड है, एक इंडियन को मिला है, तो इसलिए नोट करके रख लीजिए, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जावेद अख्तर साहब को मिला है। फिर पब्लिक प्रोक्योरमेंट के नॉर्म्स। पब्लिक का मतलब कोई भी समझ लेना चाहिए, गवर्नमेंट से इसका मतलब है, ठीक है। तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदी। तो सरकारी डिपार्टमेंट्स, पीएसयूज़ वगैरह कैसे अपने सामान खरीदेंगे, उसके कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ नियम तय किए हुए हैं, जिसमें कि बताया गया था कि इतना % आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ से ख़रीदना है, इतना आपको एमएसएमई से ख़रीदना है, इस तरह के। उसको गवर्नमेंट ने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्योंकि 2017 में ये ऑर्डर आया था। तो उसमें से नए ऑर्डर ने कुछ जैसे क्लास 1, क्लास 2 और नॉन लोकल सप्लायर्स को के कैटेगरी में सप्लायर्स को कर दिया है डिवाइड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए मैच द फॉलोइंग में ज़रूर आ सकता है। तो क्लास 1 जो हैं वो दीज आर द गुड्स एंड सर्विस कंपनीज दैट हैव डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन ऑफ 50% एंड मोर, ठीक है। तो ये क्लास 1 में आएंगे। क्लास 2 में है जिनका कि वैल्यू एडिशन रेंज इज़ बिटवीन 20% एंड 50%। तो ये इसमें वैल्यू एडिशन वो कैसे कर रहे हैं, ये डेफिनेशन तो इस न्यूज़ में नहीं दी गई है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे ही याद करके रख लीजिए कि जिनका कि वैल्यू एडिशन 50% के ऊपर है वो क्लास 1 है, जिनका 20 से 50 के बीच में वो क्लास 2 हैं। और जो गुड्स एंड सर्विस कंपनीज दैट हैव लेस देन 20% ऑफ डोमेस्टिक कंटेंट। अच्छा, यहाँ पर बता दिया, देखिए जो सप्लायर है उसका 50% से ज़्यादा सामान वो इंडिया से ले रहा है, वो क्लास 1 सप्लायर है। जो 20% से 50% के बीच में सामान इंडिया से ले रहा है, आपको सप्लाई कर रहा है, बट अपने भी तो कहीं से सामान ले रहा है अपने। अगर वो 20 से 50% के बीच में इंडिया से ले रहा है तो वो क्लास 2 सप्लायर है। और 20% से भी कम अगर वो इंडिया से ले रहा है तो उसे नॉन लोकल सप्लायर बोलेंगे। और ये गवर्नमेंट टेंडर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट टेंडर्स में। तो गवर्नमेंट बेसिकली आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत, और जो चाह रही है कि हमारे यहाँ जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए, उसके तहत जो नॉन लोकल सप्लायर्स हैं 20% से भी कम सामान वो इंडिया से सोर्स करते हैं, उनको मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट टेंडर्स में पार्टिसिपेट करने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट टेंडर्स की वर्ड है गाइज। अगर आपको एमसीक्यू में पूछ दे कि उनको किसी गवर्नमेंट टेंडर में पार्टिसिपेट करने की इजाज़त नहीं है, तो वो रॉन्ग होगा, क्योंकि कुछ टेंडर्स ऑब्वियसली ऐसे होंगे जिनके लिए कि सामान विदेश से ही आ सकता है, तो उसमें उनको ज़रूर अलाउ किया जाएगा। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। अगली न्यूज़ है अबाउट इंटरनेट कंट्रोल्ड रोबोट। एन इंजीनियर फ्रॉम थाने हैज़ डेवलप्ड एन इंटरनेट कंट्रोल्ड रोबोट। द बॉट इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। तो ये रोबोट बनाया गया है जो कि कोरोना से, और इंडिया में ये पहला इंटरनेट कंट्रोल्ड रोबोट बनाया गया है। रोबोट जनरली आपने देखा होगा लैब वगैरह में लोग बनाते हैं तो उनके साइड में किसी को रिमोट लेके खड़े रहना पड़ता है, पर ये ऐसा रिमोट बनाया गया है जिसका नाम रखा है कोरोबॉट। कोरोबॉट इंपॉर्टेंट टर्म है, ये एग्ज़ाम में पूछ लेगा सीधे कोरोबॉट क्या है। तो ये इंटरनेट से आप इसको नॉन लोकली, वहाँ बिना खड़े हुए कहीं और से इस रोबोट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये फूड, बेवरेज, वाटर, मेडिसिन ये सब डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो बेसिकली ये इसलिए हो रहा है कि कोरोना से संबंधित जो कोरोना पेशेंट्स जहाँ पर रह रहे हैं, किसी घर में किसी को कोरोना है, अस्पतालों में, या फिर जो इस तरह के सेंटर्स हैं कोरोना वालों के लिए, वहाँ पर ये रोबोट भेज दिया जाएगा जो उनको खाना पीना वगैरह सब सप्लाई करेगा। इसलिए बहुत अच्छा ये एक इनिशिएटिव बनाया गया है। तो कोरोबोट इसका नाम है, ये आप याद करके रखिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। इट इज़ अबाउट मैग्नेटो कैलोरिक। ये आज की दूसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट हुआ है, तो ये ज़रूर एग्ज़ाम में आ सकता है। तो बोल रहे हैं साइंटिस्ट फ्रॉम द एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स। एक तो इसी सेंटर का नाम आप जाके चेक करिए कि ये कहाँ पर है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, इसका क्या मैंडेट है। तो एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स ने एक अर्थ बेस्ड मैग्नेटो कैलोरिक मटीरियल किया है डेवलप टू ट्रीट कैंसर,
ठीक है, तो ये तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मेडिसिन दोनों से रिलेटेड बात है। तो साइंटिस्ट सेट ARCI इट इज़ एन ऑटोनॉमस, देखिए यहीं बता दिया, एन ऑटोनॉमस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर में काम कर रहा है। इन्होंने ये नया मटीरियल डेवलप किया है। अब देखिए कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है कि मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया, हाइपर मतलब ऊपर, हाइपो मतलब लो। ये एक जनरल टर्मिनोलॉजी आप याद करके रख सकते हैं। कहीं भी कोई बोलेगा कि हाइपरग्लाइसीमिया यानी शुगर ज़्यादा हो गया है, हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर नीचे हो गया है, ठीक है। तो हाइपर मतलब ऊपर, हाइपो मतलब लो। तो मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया यानी मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके एक थर्मी यानी गर्मी, तो गर्मी को बढ़ा देंगे, इससे कैंसर की ट्रीटमेंट होगी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स जो हैं उनको, हाँ मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर जो होता है उसको नैनोमीटर कहते हैं। तो नैनो पार्टिकल्स को जहाँ पर कैंसर बॉडी में बिल्ड हो रहा है वहाँ पर इंजेक्ट करेंगे, फिर वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड देंगे, तो उससे वो ऐसा वाइब्रेट करेंगे कि उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो वहाँ पर जो कैंसरस सेल्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो हेल्दी सेल्स हैं वो भी डैमेज हो जाएंगे। जाहिर बात है वो वहाँ पर गर्मी बढ़ेगी तो सबके लिए बढ़ेगी, जो नॉर्मल सेल्स हैं जो कि कैंसरस सेल्स नहीं हैं वो भी मर जाएंगे उसमें। तो उसको कैसे, इस प्रॉब्लम से कैसे डील किया जाए, तो साइंटिस्ट एक नया लेके आए हैं मटेरियल, मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल। तो मैग्नेटो कैलोरिक मटेरियल में क्या होता है, कंट्रोल्ड हीटिंग देते हैं। इससे क्या होता है कि सेल्स जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटा लिया जाता है तुरंत कूल डाउन हो जाते हैं। नैनो पार्टिकल्स डालने से क्या होता था कि वो हीटिंग परसिस्ट करती थी, तो इसकी वजह से जैसे ही तो आप थोड़ा सा गर्म करेंगे फिर तुरंत हटा देंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाएंगे, और साथ ही साथ रेडिएशन थेरेपी जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है वो तो चलती ही रहेगी। तो ये मैग्नेटिक कैलोरिक मटेरियल ये कौन सा चमत्कारिक मटेरियल है, ये ऐसे मटेरियल है जो तुरंत गर्म हो जाते हैं और तुरंत ठंडे हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के एप्लीकेशन और रिमूवल के साथ में। तो गैडोलिनियम एक मैग्नेटिक कैलोरिक मटेरियल है, ठीक है। और गैडोलिनियम के कुछ एलॉयज़ बनाए जाते हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन, मैंगनीज़, आयरन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक वगैरह, ये सब मैग्नेटिक कैलोरिक मटेरियल हैं। इन सारे मटेरियल्स का यूज़ करके कैंसर के ट्रीटमेंट में मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा सकता है। देखिए कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें से निकल के सामने आ रहे हैं। ये तो मेंस में भी ज़रूर पूछा जा सकता है और यूपीएससी प्री में भी इससे एक एमसीक्यू बन सकता है। तो सारे इसके सेलिएंट पॉइंट्स को आप नोट करके रख लीजिए। अगली न्यूज़ है, एक छोटी सी न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ने जया जेटली टास्क फोर्स बनाई है जो कि क्या करेगी, इश्यूज़ ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पे काम करेगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ये बनाया है। इनको 3 गोल्स दिए गए हैं। लोअरिंग मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का क्या मतलब होता है, बच्चे को जन्म देते हुए 1000 में से कितनी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या MMI कहा जाता है। उसी से रिलेटेड टर्म है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी 5 साल से कम उम्र के कितने बच्चों की मौत हो जाती है, कि बच्चे पैदा तो जीवित होते हैं, हेल्दी पैदा होते हैं, पर 5 साल से कम उम्र में उनकी मौत हो जाती है। 1000 में ऐसे कितने बच्चों की मौत होती है, उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR कहते हैं। और ऐसे बच्चों को जन्म देते समय कितने 1000 में कितनी महिलाओं की मौत हो जाती है, उसे MMI यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। फिर एक तो ये इस रेट को कम करना है, दूसरा न्यूट्रिशनल लेवल्स को इम्प्रूव करना है हमारे देश में, और तीसरा जो है जो भी मदरहुड से रिलेटेड, एज ऑफ मदरहुड से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनको एग्ज़ामिन करना है कि अधिकतर महिलाएं हमारे देश में कम उम्र में माँ बन जाती हैं, इससे संबंधित क्या समस्याएं हैं उनको इन्हें एग्ज़ामिन करना है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, यूपीएससी में आने के चांस फिर भी हैं, बाकी दूसरे एग्जाम्स में तो बहुत आसानी से सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि जया जेटली टास्क फोर्स किस चीज़ से संबंधित है। टास्क फोर्स सोच के कोई भी इंसान इसे टेररिज्म या ड्रग से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन होगा तो उसमें मार्क कर देगा, लेकिन आपको याद रखना है कि जया जेटली एक महिला एक्टिविस्ट थी, तो महिलाओं से संबंधित ये इसको प्लान को बनाया गया है, ठीक है। अगली एक न्यूज़ जो है, सॉरी अगला स्लाइड आ गया, टिडबिट्स जो मैं रोज़ आपके लिए छोटी छोटी MCQ वर्दी न्यूज़ लेके आता हूँ गाइस, तो उसमें आज 3 टिडबिट्स मैं लेके आया हूँ। पहला एक मैंने आपको बताया है कि जब भी अगर आप द हिंदू पढ़ते हैं, वैसे तो आपको ज़रूरत नहीं है, सारी न्यूज़ मैं ही आपके लिए ले आता हूँ, पर अगर फिर भी कोई द हिंदू पढ़ रहा है तो वो जो 50 साल पुरानी और 100 साल पुरानी द हिंदू में न्यूज़ आती है उसको भी ज़रूर पढ़िए। उसमें कुछ इंटरेस्टिंग तो आपको मिलता ही है पढ़ने को, पर साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी ब्रशअप करने को मिल जाते हैं।
जैसे आज की न्यूज़ है, जब हरगोबिंद खुराना, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना जो कि इंडियन ओरिजिन के इंडिया के ही डॉक्टर थे, उन्हें जेनेटिक्स की फील्ड में काम करने के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। भारत में गिने चुने लोगों को ही नोबेल प्राइज़ मिला है, आपको सबके नाम याद होने चाहिए। तो जब उनको उनकी जिस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था, उस डिस्कवरी के बारे में 8 जून 1970 के द हिंदू में देखी न्यूज़ आई थी कि मैन इज़ ट्राइंग टू प्ले गॉड। तो खैर ये तो एक फिलोसॉफिकल पॉइंट है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग करके इज़ मैन ट्राइंग टू प्ले गॉड। एथिक्स के पेपर में, मेंस में आपसे ज़रूर क्वेश्चन आ सकता है। पर एमसीक्यू के लिए डॉक्टर हरगोबिंद खुराना कौन थे, उन्हें किस यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन है, इस न्यूज़ में दिया गया है, डॉक्टर एच.जी. खुराना, वहाँ पर उन्होंने अपनी टीम के साथ ये काम किया था। और क्या काम किया था, किस फील्ड में, जेनेटिक्स की फील्ड में, मेडिसिन का उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ये आपको याद रहना चाहिए। ये टिडबिट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। दूसरा है कि इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स येल यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ किया है। ये देखिए छोटी सी एक रेटिंग है, क्वेश्चन आने के चांस कम है, पर अगर आ गया तो आप सोचेंगे कि कोई यूनाइटेड नेशंस बॉडी होगी जो रैंकिंग निकालती होगी, पर ऐसा नहीं है। येल यूनिवर्सिटी ने निकाली है बाई और बाई एनुअल का जो डिफरेंस है वो मैंने अभी लास्ट वीक अपनी वीडियोज़ में डाल के बताया था। बाई एनुअल होता है जो दो साल में 2 बार होता है, और बाई एनियल होता है जो 2 साल में 1 बार होता है। तो येल यूनिवर्सिटी बाई एनियल यानी 2 साल में 1 बार रिपोर्ट निकालती है, एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। कौन सा देश एनवायरनमेंट के फील्ड में कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इंडिया का रैंक 168 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। बहुत ही डिसमल इंडिया का रैंक है। खैर एक डेवलपिंग कंट्री है जो कि लोअर मिडिल इनकम कंट्री है, उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता है। और एक पॉइंट एक छोटा सा मैं लेके आया हूँ, नालसा और लोक अदालत। ये जुलाई 11 के लिए इस लोक अदालत जो थी शेड्यूल्ड, वो कैंसिल हो गई है। तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नालसा है। नालसा क्या है और लोक अदालत क्या है, ये पॉइंट्स आपको ब्रशअप करके रख लेने चाहिए। हर दूसरे या तीसरे साल इनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। मुझे ख्याल है कि इस साल भी ज़रूर क्वेश्चन आएगा इनसे रिलेटेड। ठीक है गाइज, तो ये थी आज की सारी करंट अफेयर्स की समरी। आप देख सकते हैं द हिंदू के अलावा पीआईबी और भी दूसरी सोर्सेज से मैं आपके लिए न्यूज़ लेके आया हूँ। मुझे उम्मीद है आपको आज की न्यूज़ कवरेज अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। और जो स्टैटिक के पोर्शंस मैंने आपको ब्रशअप करने के लिए कहा है, आप तुरंत अभी जाके उनको वापस से एक बार रिवाइज़ कर लेंगे। गाइज़ ये मेरा नया चैनल है, मेरा नया इनिशिएटिव है। मुझे उम्मीद है आपको मेरे रोज़ के वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आने वाले दिनों में आप देखेंगे और भी बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिंग अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए यूपीएससी और अलग एग्जाम्स के प्रिपरेशन से संबंधित बढ़िया वीडियोज़ मैं आप सबके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू गाइज़, मिलते हैं कल।